हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस चैप्टर में वी विल कवर 4 पॉइंट्स अबाउट द ऑथर, थीम, मैसेज एंड वैल्यू बेस्ड समरी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर। नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न ऑन 18th July 1918 in the village of Wezo in the Eastern Cape. He served as President of South Africa from 1994 to 1999. Nelson Mandela is one of the great moral and political leaders of our time, an international hero whose lifelong dedication to the fight against racial oppression in South Africa won him the Nobel Prize and presidency of his country. तो बच्चों इसमें नेल्सन मंडेला का जो जन्म है वो 18 जुलाई 1918 को पूर्वी केप के मोवेजो गांव में हुआ था। उन्होंने 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। नेल्सन मंडेला हमारे समय के महान नैतिक और राजनीतिक नेताओं में से एक हैं, एक इंटरनेशनल लीडर जिनके जीवन में साउथ अफ्रीका में जो नस्लीय उत्पीड़न यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके इस समर्पण के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थीम। द थीम ऑफ द लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज दैट हाउ नेल्सन मंडेला सेक्रीफाइसेस इन हिज लाइफ टू रिमूव द सोशल इनइक्वालिटी फ्रॉम द कंट्री। ही सेज दैट ही वांट्स अ नेशन where he is free to do as he thoughts. The central theme is social inequality along with courage and sacrifices to remove it. तो इसमें बताया गया है कि कैसे नेल्सन मंडेला ने देश से सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए अपने जीवन में बलिदान किया और वो कहते हैं कि वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां वो विचार करने के लिए स्वतंत्र हों। केंद्रीय विषय इसका जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? सोशल इनइक्वालिटी, और इसको दूर करने के लिए उन्होंने साहस और बलिदान दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैसेज। दिस चैप्टर गिव्स द मैसेज ऑफ इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ फ्रीडम। एनी रेस दैट इज डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम raises its voice against oppressors and fights till they achieve freedom. In the chapter we read how Nelson Mandela fought for freedom of the colored people and made many sacrifices. तो इस चैप्टर में जो बताया गया है वो क्या है? स्वतंत्रता का महत्व, मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। तो आज़ादी से वंचित कोई भी व्यक्ति या कोई भी कास्ट उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाती है और आज़ादी मिलने तक लड़ती रहती है। तो इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने जो कलर्ड पीपल थे उनकी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वैल्यू बेस्ड समरी। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यू बेस्ड समरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट द इनॉग्रेशन डे 10th May dawned. It was bright and clear. Many world leaders had been coming to the author to pay respects to him. It was before the inauguration. The inauguration was to be the largest gathering of world leaders there. तो इनाग्रेशन का जो डे था वो आया 10 मई, 10 मई आ गई थी। जो वेदर था बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर था। ऑथर के पास वेल विशेस देने के लिए पूरे वर्ल्ड से बहुत बड़े बड़े लीडर्स आ रहे थे और ये बात थी इनाग्रेशन के एक दिन पहले की। इनाग्रेशन वाले दिन वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट लीडर्स थे वो सब एक जगह कलेक्ट हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे इनाग्रेशन के लिए। सेकेंड पॉइंट, द प्लेस ऑफ इनाग्रेशन। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन अ बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. Here the South Africa's first democratic non-racial government was to be installed. तो बच्चों उद्घाटन का जो स्थान था, जो इनाग्रेशन का प्लेस था, कहाँ पे था? वो प्रेटोरिया में एक बहुत बड़े खुले स्थान में ये इनाग्रेशन कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर साउथ अफ्रीका की फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया जाना था, उसकी स्थापना की जानी थी। थर्ड पॉइंट, द स्वेयरिंग इन सेरेमनी।
On that day, the author was in the company of his daughter Zenani. Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. It was the author's turn then. He was sworn in as the president. He pledged to obey and uphold the constitution. He also pledged to devote himself to the well-being of the people. देखिए अब शपथ समारोह का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। तो उस दिन जो ऑथर थे वो अपनी डॉटर के साथ जेनानी, जो इसका नाम था, उसके साथ उस कार्यक्रम में गए थे। तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क वो आए, उन्होंने सेकेंड उपराष्ट्रपति की शपथ उनको दिलाई गई। फिर थाबो म्बेकी आए, उनको प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। अब राइटर की बारी थी, ऑथर की बारी थी, उन्होंने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली। और उन्होंने किस किस चीज़ की शपथ ली वहाँ पे? उन्होंने संविधान की रक्षा करने और उसे मानने की भी शपथ ली, और अपने कंट्री के जो पीपल थे, जो लोग थे, उनकी भलाई के लिए अपना लगाव रखने की भी शपथ ली। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑथर एड्रेसेस। अब यहाँ पे लेखक का जो स्पीच था, द ऑथर स्पोक ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी। He thanked all the international guests. He said that they had come there to be with his countrymen. It was the common victory for justice, peace and human dignity. He pledged to liberate his people from poverty, suffering and discrimination. अब देखिए अपने स्पीच में क्या बोलते हैं ऑथर को ये नई स्वतंत्रता मिली थी, जो नया फ्रीडम मिला था, इससे वो बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने जितने भी उनके पास इंटरनेशनल गेस्ट्स आए हुए थे सभी को थैंक्स बोला। उन्होंने कहा कि वो देशवासियों के साथ होने के लिए वहाँ आए थे और ये न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए एक बहुत बड़ी विजय थी। उन्होंने अपने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से स्वतंत्र करने की भी शपथ ली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्ले बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। After a few moments, colorful South African jets and helicopters flew over the Union buildings there. It was for military's loyalty to democracy for a new government. Then the highest military generals, having medals on their chests, saluted the author. He thought that they would have arrested him many years before. अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, उस जहाँ पे इनॉग्रेशन का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे जो मिलिट्रीज़ के ऑफिसर्स थे, उन्होंने जेट और हेलीकॉप्टर से अपना प्रदर्शन दिखाया और वो वहाँ की यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने अपनी जेट्स को उड़ाया। और ये क्यों किया जा रहा था? ये था वहाँ की जो नई सरकार बनी थी, जो न्यू सरकार गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, वहाँ उसकी प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री जो थी वो अपनी लॉयल्टी को दिखा रही थी। और फिर जो वहाँ के जनरल थे, बड़े बड़े अधिकारी थे मिलिट्री के, जो अपने चेस्ट पे मेडल लगाए हुए थे, उन लोगों ने आके ऑथर को सैल्यूट भी किया और सोचा कि काफ़ी वर्ष पहले उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया होता। मींस स्टार्टिंग में क्या था कि जब ये आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो उन्हें कई बार मिलिट्री सैनिकों ने पकड़ा भी था और आज उन्हीं के सामने उनको सैल्यूट करना पड़ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। The day was symbolized for the author by the playing of two national anthems. The white sang Nkosi Sikelel and the black sang Die Stem. These formed the old anthems of the Republic. अब क्या होता है, वहाँ पे नेशनल एंथम गाया गया तो ऑथर के सामने दो नेशनल एंथम गाए गए। एक तो वाइट्स का नेशनल एंथम था जो था नकोसी सिकलेल, एंड ब्लैक्स का जो नेशनल एंथम था वो क्या था, डाई स्टेम। और ये दोनों रिपब्लिक के ओल्ड नेशनल एंथम्स थे। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑथर्स थॉट। ऑन दैट डे ऑफ द इनॉग्रेशन द ऑथर थॉट ऑफ हिस्ट्री। इन द फर्स्ट डिकेड द साउथ अफ्रीकन पीपल हैड पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस with other black skinned people. They had built a system of superiority also. It was the basis of the harshest societies. This system had now stood overturned. Now it was the system that recognized the rights and freedoms of the people. देखिए अब यहाँ पे जो ऑथर हैं वो अपने थॉट्स बता रहे हैं, अपने विचार आप प्रकट कर रहे हैं। तो
इनॉग्रेशन के दिन ऑथर ने हिस्ट्री के बारे में सोचा। उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट डिकेड था उसमें जो साउथ अफ्रीका पीपल थे उन लोगों ने क्या किया, अन्य काले व्यक्तियों के साथ जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ जो उनके डिफरेंसेस थे उनको ख़त्म कर लिया था। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता के सिस्टम को भी बना लिया था, यानी कि वो उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया था कि जो सीनियर सुपीरियर लोग हैं वो सीनियर रहेंगे, जो डाउन कास्ट में हैं वो नीचे ही रहेंगे। बट उसके बाद क्या होता है, यह सर्वाधिक सख्त समाज का आधार था। अब ये व्यवस्था जो थी सुपीरियरिटी की, ये अब समाप्त कर दी गई थी। अब यह व्यवस्था जो सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानती थी, यानी कि सब कुछ सही हो गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द ऑथर्स रिग्रेट। दिस ऑस्पिशियस डे केम आफ्टर द सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द पीपल। द ऑथर थॉट ऑफ हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज पीपल। ही वॉज पेन्ड दैट ही कुड नॉट थैंक देम। अब यहाँ पे लेखक जो है वो रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है। क्या सोचता है वो? हजारों व्यक्तियों की कुर्बानियों के बारे में सोचता है और बताता है कि इतने लोगों की कुर्बानियों के बाद ये बहुत ही शुभ दिन आया था। यहाँ पे ऑथर ने स्वयं को उन सभी व्यक्तियों का निचोड़ माना, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी सेक्रीफाइड हो गए थे, बलिदान कर दिया था उन लोगों ने अपना, तो ये अभी थे, तो इन्होंने अपने आप को उन सभी व्यक्तियों का एक निचोड़ माना, एक एक्सट्रैक्ट माना, और उन्हें कष्ट था कि वो उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद नहीं कर सकते थे उस समय। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीडम फाइटर्स रिमेंबर्ड। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a lasting wound in the history and his people. This policy had produced great freedom fighters. They were like Oliver Tombos, Walter Sisler, and Chief Lutsis, Yusuf Dadus, etc. They were men of uncommon courage, wisdom, and generosity. The country was rich in minerals, but its greatest wealth was its people. देखिए, अब इसमें स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको उन्होंने याद किया। ये रंग भेद की नीति थी, जो अपार्थाइड सिस्टम, उसने क्या हुआ था उससे, इस नीति ने उनके देश और उनके व्यक्तियों के अंदर काफ़ी समय तक बने रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया था। इस नीति ने महान स्वतंत्रता सेनानियों को उत्पन्न किया था। और ये कौन कौन से सेनानी थे? ओलिवर टॉम्बोज, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथलिस एंड यूसुफ डाडूस। वे बहुत ही साधारण, असाधारण उत्साह, विजडम और जेनरसिटी वाले व्यक्ति थे। अब यहाँ पे बताते हैं ऑथर कि उनका जो देश है, उनकी जो कंट्री है, वो मिनरल्स में बहुत रिच है, बहुत अमीर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा रिच कौन है? उस कंट्री में रहने वाले उनके पीपल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द डेफिनेशन ऑफ करेज। From these people, the author learned the meaning of courage. They risked their lives. They underwent great torture. He learned that courage was not the absence of fear, but the victory over it. अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं डेफिनेशन ऑफ करेज, उत्साह की परिभाषा। इन व्यक्तियों से लेखक ने उत्साह का अर्थ समझा। ये जो ग्रेट लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इन लोगों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए, तो इससे लेखक ने एक जो करेज की भावना थी वो सीखा उन लोगों से। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला, उन्होंने काफ़ी दुख सहन किए। उसने सीखा कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं है, परंतु भय के ऊपर एक विजय होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मैन्स नेचुरल गुडनेस। द ऑथर सेज दैट नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर्स अनदर पर्सन ड्यू टू कलर और रिलीजन. They could be taught to love. Love comes naturally to the human heart. In prison, they were pushed to the wall, but he saw humanity in the hearts of the guards. It was man's essential goodness. It can't be put out. अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं मनुष्य की जो नेचुरल गुडनेस होती है, प्राकृतिक महानता होती है, उसके बारे में। लेखक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के कारण, कलर एंड रिलीजन की वजह से दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता। वो उन्हें प्यार करना सिखाया जाता है। प्यार मनुष्य के दिल में प्राकृतिक रूप से अपने आप आता है, क्योंकि उनको जब जेल में बंद किया गया था, वहाँ पर उन्होंने देखा था कि वहाँ जो गार्ड्स थे उनके दिलों में भी मानवता थी। यह मनुष्य की आवश्यक अच्छाई होती है
और इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, मैन्स ड्यूटीज। इन लाइफ every man has twin duties to his family, to his community and country. The author found it difficult to fulfill these two duties. It was because a colored man in South Africa was punished if he lived like a human being. Such a man was forced to live apart from his own people. Thus, he was not allowed to do his duties to his family. अब यहाँ पे मेंस की ड्यूटीज़ यानी मनुष्य के कर्तव्य के बारे में बताया है। जीवन में हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, एक तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज और देश के प्रति। तो ये दोनों होते हैं। लेखक को इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाई आई। वो कारण क्या था? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में काले व्यक्ति थे, उनको यदि वह एक मनुष्य की तरह रहता तो सज़ा दी जाती थी, यानी एक ह्यूमन बीइंग की तरह वहाँ कोई नहीं रह सकता था। ऐसे व्यक्ति को अपने ही व्यक्तियों से दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता था, यानी वो अपने लोगों के साथ नहीं रह सकते थे और इसलिए उसे अपने परिवार के प्रति अब जो कर्तव्य थे उसके वो पूरा नहीं कर पाया और उसे पूरा करने की अनुमति नहीं दी गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीडम डिफाइंड। द ऑथर वॉज बॉर्न फ्री, ही वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. He was free as long as he obeyed his father and obeyed the customs of his tribe. But soon he realized that his freedom was an illusion. He began to hunger for freedom when it was taken from him. As a student, he wanted freedom to read and go. As a young man in Johannesburg, he wanted freedom to be as per his potential. He also wanted the freedom of livelihood of his own and of family. तो अब यहाँ पे फ्रीडम की क्या परिभाषा दी गई है? जो राइटर था, ऑथर जो थे, वो स्वतंत्र पैदा हुए थे और स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे। पैदा तो स्वतंत्र हुए थे, लेकिन स्वतंत्र होने की जो भूख थी उनमें, उसके साथ वो पैदा नहीं हुए थे। वह अपने पिता की आज्ञा मानने और अपने जो उनका ट्राइब था उसके जो ट्रेडिशंस थे, रीति रिवाज थे, उनको भी मानने के लिए वो स्वतंत्र थे, फ्री थे। लेकिन बहुत जल्दी क्या होता है, उन्होंने महसूस किया कि जो उनकी ये स्वतंत्रता थी वो एक इल्यूज़न था, एक भ्रम था। उसने स्वतंत्रता के लिए एक भूखा मरना आरंभ कर दिया, यानी कि स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ने लगे, परेशान होने लगे। जब उनसे स्वतंत्रता वापस ले ली गई तो क्या होता था, विद्यार्थी के रूप में वो एक पढ़ने और जाने की स्वतंत्रता चाहते थे। वो चाहते थे कि एज अ स्टूडेंट उन्हें पढ़ने की स्वतंत्रता मिले और कहीं अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें आने और जाने की भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जोहान्सबर्ग में युवा के रूप में वह अपनी ताकत के अनुसार बनने की स्वतंत्रता चाहते थे कि हमारे अंदर जो एबिलिटी है, जो सामर्थ्य है, उसके अकॉर्डिंग हम जो बनना चाहें वो बन सकें। वह अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी की स्वतंत्रता भी चाहते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिज़ायर फॉर फ्रीडम मेड हिम बोल्ड बट सून ही सॉ दैट he was also not free like his brothers and sisters. Then he joined the African National Congress. His hunger for the freedom of his people became great. The desire for the freedom of his people to live with dignity gave him power. It made him bold. It made him live like a monk. The chains on his people became chains for him too. अब देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता की जो उनकी इच्छा थी उसके द्वारा वो किस तरह से बहादुर बने। तो बहुत जल्दी उन्होंने देखा कि उनके जो भाई बहन थे, जो पीपल थे, वहाँ के लोग थे वहाँ के, तो क्या होता था कि अपने भाइयों और बहनों की तरह वह भी स्वतंत्र नहीं थे। तब वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और ये फ्रीडम की भूख जो थी उसके व्यक्तियों के लिए और ज़्यादा हो गई। उसकी व्यक्तियों की शान से रहने की स्वतंत्रता के लिए इच्छा से उसे ताकत दी, यानी उनको इस चीज़ ने बहुत ताकत दी। वो चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं वो स्वतंत्र रह सकें और शान से रह सकें। उसने इसे बहादुर बना दिया। उसने उसे एक भिक्षुक की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया, एक बैगर की तरह। उसके व्यक्तियों की जंजीरें उसके लिए भी जंजीरें बन गई, यानी कि जो जंजीरें उनके पैरों में बांध दी गई थीं, तो वो ऑथर भी महसूस करते हैं, लेखक भी, कि हमारे पैरों में वही जंजीरें बंधी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, oppressor and the oppressed without humanity.
द ऑथर न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड लाइक द ऑप्रेस्ड. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम becomes the hated. No one is free if he is taking someone else's freedom. Both the oppressor and the oppressed are robbed of humanity. देखिए यहाँ पे ऑथर बताते हैं बिना मानवता के अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले लोग. तो लेखक जानता था कि जो ऑपरेशर हैं और जो ऑप्रेस्ड हैं, यानी कि जो अत्याचारी हैं, अत्याचारी को अत्याचार सहन करने वालों की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए. एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणित हो जाता है, उसे कोई भी प्रेम नहीं करता, लोग उससे घृणा करने लगते हैं. कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन रहा है. दोनों अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वालों से मानवता छीन ली जाती है. तो बच्चों, ये तो था आपका समरी, वैल्यू बेस्ड समरी. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला, और इसमें हमने 4 पॉइंट्स कवर किए आप लोगों को समझाने के लिए. आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप वेट कीजिए. थैंक यू.